यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है। हमें यह उदाहरण दिया गया है। पहले हम इस उदाहरण को सही प्रकार से समझते हैं और इस उदाहरण के अनुसार फिर हमें एक सवाल दिया गया है, हमें उस सवाल को हल करना है। तो यहाँ पर 9 है, 9 के गुणनखंड बताने हैं। तो पहले हमने बात की है कि एक तो 1 से और 9 से, तो वह संख्या हमेशा ही विभाजित हो जाती है, इसलिए किसी भी संख्या के गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या तो होगी ही होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि 9 को कौन सी संख्या है जो विभाजित कर सकती है। हम देखते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से 3 ही एक ऐसी संख्या है जो उसको विभाजित कर सकती है। तो 9 के गुणनखंड 1, 3 और 9 बन जाएंगे। फिर है 15 के गुणनखंड। इसी प्रकार हम देखेंगे कि 15 के गुणनखंड 2 तो हमेशा ही रहेंगे, 1 और स्वयं वह संख्या। फिर जो 15 है वह 3 के पहाड़े पर भी विभाजित हो जाता है और 5 के पहाड़े पर भी विभाजित हो जाता है। इस प्रकार जो 9 है, 9 के गुणनखंड कौन कौन से बने हैं? 1, 3 और 9 बने हैं। और जो 15 के गुणनखंड हैं वह है 1, 3, 5 और 15। फिर हमें कहा गया कि साझा गुणनखंड निकालिए। अब हम संख्या में देखेंगे, जो हमने गुणनखंड निकाले हैं वहाँ पर साझा क्या है? 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये साझा गुणनखंड है, क्योंकि 9 का गुणनखंड भी है ये और 15 का गुणनखंड भी है। इसी प्रकार 3 भी क्या है? साझा गुणनखंड है, यह 9 का भी है गुणनखंड है और 15 का भी है, परंतु 9 साझा गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यह 9 का गुणनखंड तो है परंतु यह 15 का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार 5 को भी हम देखते हैं कि यह 15 का गुणनखंड तो है परंतु यह 9 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसको हम साझा गुणनखंड नहीं कह सकते। फिर इसके बाद देखते हैं 15 भी क्या है? साझा गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यह 15 का गुणनखंड तो है परंतु 9 का गुणनखंड नहीं है। फिर हमें यहाँ पर इसे चित्र के अनुसार बनाना है। चित्र के अनुसार क्या करना है? आपने यहाँ पर 2 वृत्त बनाने हैं, एक वृत्त ये बना दिया और दूसरा वृत्त ये बना दिया। ये दोनों वृत्त आपस में काटते हैं। यहाँ पर है 9 के गुणनखंड और यहाँ पर लिखने हैं आपने 15 के गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड, अब आप देखो सबसे पहले यहाँ जो बीच का भाग है ये दोनों में साझा है, तो यहाँ पर जो साझे गुणनखंड है वो लिखेंगे और साझे गुणनखंड है 1 और 3। उसके अलावा 9 के गुणनखंड बचता है 1, ये, तो यह 9 के तीनों गुणनखंड आ चुके हैं, 9, 1 और 3। और जो 15 के साझे गुणनखंड हैं वो भी 1 और 3 हैं, वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। और इसके अलावा जो इसके गुणनखंड बचते हैं वो हैं 5 और 15। तो इस प्रकार यह सभी गुणनखंड आ चुके हैं और बीच में ये जो भाग है यह किसके लिए है? यह साझे गुणनखंड को दर्शाता है। तो अब आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे इस उदाहरण के माध्यम से कि हमने अगला सवाल है वह किस प्रकार से हल करना है। अब हमें यह सवाल खुद से हल करना है। हमें 12 के गुणनखंड लिखने हैं। तो बच्चों 12 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 1 तो होगा ही। 1 क्यों होगा? क्योंकि कोई भी संख्या है वह 1 से तो विभाजित हो सकती है। उसके बाद 2, हाँ, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है तो यह 2 से भी विभाजित हो जाएगा। फिर 3 पे देखते हैं, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 और 2 को जोड़ते हैं तो यह 3 बनता है और 3 के पहाड़े में 3 आता ही है। तो यह हम विभाजकता के नियम से भी इसको जांच सकते हैं और वैसे भी हम इसको स्वयं से उस संख्या से भाग करके पता लगा सकते हैं। उसके बाद 4 देखते हैं तो यह 4 से भी विभाजित हो जाएगा, तो यह भी इसका गुणनखंड होगा। 5 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 6 दूनी 12, यह 6 भी इसका गुणनखंड होगा। 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं और स्वयं 12 तो अवश्य ही होगा, क्योंकि वह तो उसका गुणनखंड हमेशा रहता ही है। इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ पर 18 के गुणनखंड का पता लगाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि स्वयं संख्या और 1 तो उसके गुणनखंड होते ही हैं। फिर उसके बाद 2 निम्न 18,
और वैसे भी यहाँ पर इकाई का अंक 8 है और 8 2 से विभाजित हो जाता है। 8 और 1 9, 9 3 के पहाड़े में आता है और 3 छिके 18, तो 3 भी इसका साझा जो इसका गुणनखंड है वो होगा। 4 के पहाड़े पर ये नहीं जाता। 5 के 15, 5 चौके 20 नहीं जाएगा, परंतु 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दिए 18, यह 6 के पहाड़े पर जाता है। और वैसे भी हम कह सकते हैं अगर कोई संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाती है तो वह 6 से अवश्य ही विभाजित होगी। उसके बाद है 7 पे नहीं जाएगा। 8 दूनी 16, 8 ते 24 नहीं जाएगा। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, हाँ ये 9 के पहाड़े पर जाएगा। फिर है 10 नहीं जाएगा। 10 दूना 20, 11 भी नहीं जाएगा। 12 दूना 24 नहीं जाएगा। 13 दूनी 26 नहीं जाएगा। तो अब ये नहीं जाएगा, केवल अपने आप से जाएगा, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 12 के गुणनखंड भी ज्ञात कर लिए हैं सारे और 18 के भी सभी गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें उभनिष्ठ या उभयनिष्ठ साझा गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर साझा गुणनखंड कौन सा है, पहले तो 1 है, यह दोनों का साझा गुणनखंड है, इसको हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 भी क्या है, साझा गुणनखंड है, यह 12 का गुणनखंड भी है और 18 का गुणनखंड भी है, तो यह भी साझा गुणनखंड है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर 3 भी क्या है, साझा गुणनखंड है, क्योंकि यह दोनों का गुणनखंड है। यह 12 का गुणनखंड भी है और 18 का भी है, परंतु 4 साझा गुणनखंड नहीं है। यह 12 का गुणनखंड तो है, परंतु यह 18 का गुणनखंड नहीं है। आगे हमारे पास 6 है, जो 6 है यह दोनों का साझा गुणनखंड है, क्योंकि यह 12 और 18 दोनों को विभाजित करता है। 12 यह साझा गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यह 12 का गुणनखंड तो है परंतु 18 का नहीं है। इसी प्रकार 9 भी साझा गुणनखंड नहीं है, ये 18 को तो विभाजित करता है परंतु 12 को नहीं करता। और इसी प्रकार 18 यह भी साझा गुणनखंड नहीं है। तो अब हमने 12 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड और जो साझे गुणनखंड वह पता कर लिए हैं। तो अब हम इन गुणनखंडों को इन वृत्तों में और जो साझे हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यह भाग दोनों में साझा है। तो सबसे पहले जो साझे गुणनखंड है वो लिख लेते हैं, 1 2 3 और 6, ये क्या है, साझे गुणनखंड है। तो जब हम यहाँ 12 के गुणनखंड देखते हैं, 1 2 3 6, इनको छोड़ने के बाद जहाँ पर मैंने काटी का निशान लगाया है, ये क्रॉस का निशान लगाया है, केवल वह ही गुणनखंड बचते हैं, तो उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 12 के सभी गुणनखंड आ चुके हैं, जो 1 2 3 6 यहाँ पर है, 4 और 12 यहाँ पर है। इसी प्रकार यहाँ पर हमने जो 1 2 3 6 हैं उन गुणनखंड को यहाँ पर लिख लिया है, और उसके अलावा 2 गुणनखंड बचते हैं, 9 और 18, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा यह सवाल हमने हल कर लिया है। पहले इसको हमने क्या किया, गुणनखंड किए, फिर उन गुणनखंडों में से हमने साझे गुणनखंड निकाले और बाद में उनको इन वृत्तों में, और जहाँ पर दोनों वृत्त आपस में एक दूसरे को काटते हैं, यह इनका साझा भाग है, इसलिए यहाँ पर हमने जो दोनों संख्याओं के साझे गुणनखंड है उनको यहाँ पर लिख दिया है। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, 6 का गुणज। हमें 6 के गुणज लिखने हैं जो 24 से अधिक तथा 36 से कम हो। तो सबसे पहले तो हमें 6 के गुणज पता होने चाहिए। तो 6 के गुणज आएंगे, 6 कम 6, ये इसका पहला गुणज है। फिर 6 दूनी 12, यह इसका दूसरा गुणज है। फिर 6 तिये 18, यह इसका तीसरा गुणज है। 6 चौका 24, 6 पंजो 30 और 6 छिके 36। जब 6 को 6 से करेंगे तो 36 आएगा। और हमें यहीं तक लेना है, हमें 24 से अधिक तथा 36 से कम।
तो यहाँ पर देखें हम 24 से अधिक और 36 से कम केवल एक ही गुणज है और वो है 30। तो यह हमारा उत्तर आ जाएगा, तो यह 30 आएगा। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। इस प्रश्न को आपने ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। यहाँ पर है, एक अध्यापिका कक्षा में क्रियाकलाप करवाने के लिए 20 विद्यार्थियों को, कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं 20 को समान समूहों में बांटना चाहती है। जो अध्यापिका है वह चाहती है कि हर ग्रुप में बराबर बराबर बच्चे हों। तो अब देखते हैं, विभिन्न समूह बनाने के लिए उसकी मदद कीजिए। अब हमें क्या करना है, अध्यापिका की सहायता करनी है कि वह किस प्रकार से ग्रुप बना सकती है, समूह बना सकती है। पहला समूह यह है कि अगर वह समूह में एक बच्चा रखे तो इस प्रकार समूह की संख्या बनेगी 20, ये तो सही है। दूसरा, अगर वो समूह में बच्चे कितने रखे 2, तो कैसे पता लगेगा, इस 2 से हम इसको विभाजित करेंगे तो ग्रुपों की संख्या बनेगी 10। 3 से यह संख्या पूरी विभाजित नहीं होगी, इसलिए हम 3 को नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर देखते हैं 4, अगर एक समूह में 4 विद्यार्थी लेते हैं, ये इसको विभाजित कर देगा। तो इस प्रकार 4 पंजा 20, जो समूह की संख्या है वो 5 बनेगी। फिर है 4 के बाद 5, अगर अध्यापिका एक ग्रुप में 5 बच्चे रखती है तो 5 भी 20 को विभाजित कर देता है पूरा। तो अगर एक समूह में 5 बच्चे रखे जाएं तो इस प्रकार 5 चौका 20, जो ग्रुप है, जो समूह है, उनकी संख्या बनेगी 4। एक ग्रुप में 6 बच्चे नहीं रखे जा सकते क्योंकि जो 6 है वह संख्या को पूरा विभाजित नहीं करता। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, तो यह 20 को पूरा विभाजित नहीं करता। इसी प्रकार 7, एक ग्रुप में 7 बच्चे भी नहीं हो सकते क्योंकि 7 भी संख्या को पूरा विभाजित नहीं करता। उसके बाद है 8, एक समूह में 8 बच्चे भी नहीं हो सकते क्योंकि 8 भी 20 को पूरा विभाजित नहीं करता है। उसके बाद है 9 भी संख्या जो है 9 भी इसको पूरा विभाजित नहीं करता है। अब है 10, हाँ 10 संख्या को विभाजित करता है, 10 दूना 20। अगर एक ग्रुप में 10 बच्चे रखे जाएं तो जो समूह है उनकी संख्या बनेगी 2, 10 दूना 20। तो जैसे जैसे क्या है, समूहों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे समूहों की संख्या घट रही है। और हमारा जो अगला सवाल है वह भी यही है, जब समूह में विद्यार्थियों की गिनती बढ़ती है, पहले समूह में एक बच्चा था तो ग्रुप 20 थे, जब समूह में 2 बच्चे रखे गए तो ग्रुप 10 बने, और जब समूह में 4 बच्चे थे तो ग्रुप 5। तो यहाँ पर ग्रुप क्या है, घट रहे हैं और बच्चों की संख्या बढ़ रही है। तो जब विद्यार्थियों की गिनती बढ़ती है तो समूहों की संख्या कम हो जाती है, घट जाती है या कम हो जाती है। तो यहाँ पर जब एक समूह में 10 बच्चे थे तो समूहों की संख्या केवल 2 रह जाती है और ये हर बार कम हो रही है।